Hello students, today we are going to discuss about the second chapter of the book P.C. Wren's Grammar of 7th class, that is the noun case. यानी नाउन को केस के फॉर्म में किस तरह से ग्रामर में यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द केस ऑफ अ नाउन tells us about the position of that noun in a sentence. यानी किसी सेंटेंस में नाउन की पर्टिकुलर पोजीशन या स्थिति के बारे में हमको पता चलता है. देयर आर 3 केसेस. और ये केस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के केस होते हैं. फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, एंड थर्ड एंड द लास्ट केस इज़ पजेसिव केस. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम नाउन के बारे में बात करेंगे, लेकिन केस के रिगार्डिंग नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होता है एक सेंटेंस में, उसकी पोजीशन क्या रहती है, ये इस चैप्टर का टॉपिक है. सो मेनली नाउन को जो हम लिखते हैं वो किसी एक सेंटेंस में 3 जगह पर उसकी पोजीशन लिख सकते हैं. फर्स्ट नॉमिनेटिव केस में, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस में, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ पजेसिव केस में. अब ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ फर्स्ट नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस की बात अगर हम करें तो मेनली नॉमिनेटिव केस को याद रखने का तरीका है कि नॉमिनेटिव केस में जो सब्जेक्ट में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज़ होता है वो नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है. ऑब्जेक्टिव केस एज द नेम इज़ मेंशन कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जहाँ पर नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा. एंड द पजेसिव केस ऑल्सो मेंशन थ्रू इट्स नेम कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन पजेसिव के थ्रू यानी अधिकार दर्शाने के लिए यूज़ किया जाएगा वो केस पजेसिव केस कहलाएगा. सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज़ गोइंग इन नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं जॉन हिट टॉम. इस सेंटेंस में 2 नाउन दिए गए हैं. फर्स्ट नाउन है जॉन और सेकंड नाउन है टॉम, लेकिन इन दोनों की प्लेस अलग अलग है. जॉन को सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है जबकि टॉम को ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है. क्योंकि दोनों ही नाउन हैं लेकिन सेंटेंस की प्लेस के हिसाब से दोनों का जो पोजीशन है वो अलग अलग है. इसी वजह से नाउन के, क्योंकि दोनों ही नाउन है लेकिन दोनों की पोजीशन अलग है, इसीलिए नाउन के लिए केस एक अलग से चैप्टर ग्रामर में जोड़ना पड़ा, ताकि नाउन तो हैं दोनों लेकिन दोनों की पोजीशन के हिसाब से इनकी क्या स्थिति रहती है किसी भी सेंटेंस में, इसलिए केस और नाउन को क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है इसलिए नाउन केस यहाँ पर बताया गया है. सो नॉमिनेटिव केस की अगर हम बात करते हैं सिर्फ, तो यहाँ पर सेंटेंस जैसे कि पढ़ते हैं कि जॉन हिट टॉम, यानी जॉन टॉम को मारता है. तो यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द नाउन जॉन टू द वर्ब हिट. देखिए पहला जो वर्ड है वो है जॉन और लास्ट का जो वर्ड है वो है टॉम, लेकिन जो बीच में इन दोनों के वर्ड आ रहा है वो है हिट. तो सेंटेंस को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो जॉन यहाँ पर नाउन है, टॉम भी नाउन है, बट हिट यहाँ पर वर्ब है. तो अब इससे हम आगे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द नाउन जॉन टू द वर्ब हिट. यानी हिट जो वर्ब यहाँ पर मेंशन किया गया है उससे जॉन जो नाउन है उसका क्या संबंध है. तो द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट. यानी हिट से आगे जो नाउन लिखा गया है यानी कि जो जॉन लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है. व्हेन द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज़ सेड टू बी अ नॉमिनेटिव केस. यानी जब कोई भी नाउन को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है और वो सब्जेक्ट किससे पहले होता है, वर्ब से पहले होता है, या तो आप ऐसे समझ लें
या फिर एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी सब्जेक्ट की जो वर्ब है, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसको नॉमिनेटिव केस मान लिया जाएगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर दो नाउन दिए गए हैं, जॉन भी नाउन है और टॉम भी नाउन है, लेकिन बीच में जो वर्ड दिया हुआ है हिट, ये वर्ब है। तो नॉमिनेटिव केस के हिसाब से आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि वर्ब को या वर्ब से पहले जो नाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ किया गया है इसीलिए इसको सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस में किसी भी वर्ब के लिए जो वर्ड, जो नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा, और क्योंकि वो सब्जेक्ट की प्लेस पर है इसीलिए उसको सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट करने की एक ट्रिक होती है कि आप उसमें हु से क्वेश्चन कीजिए। हु यानी कौन, जब आप हु से उसमें क्वेश्चन करते हैं तो आपको सब्जेक्ट का पता चल जाता है, और जब आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा यानी आपको नॉमिनेटिव केस का पता चल जाएगा। सो हियर आर सम एग्जांपल्स आर गिवन, सो लेट्स सी। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि कहा गया है द ब्राह्मण बेथड, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है हु बेथड, द ब्राह्मण बेथड यानी ब्राह्मण नहाया या ब्राह्मण ने नहाया। तो हु मीन्स कौन नहाया, तो आपको तुरंत आंसर मिल गया द ब्राह्मण। एज इट इज़ सेकेंड है कृष्णा वेंट टू वाराणसी, तो आपने क्वेश्चन किया हु से, हु वेंट कौन गया, देन सडन यू हैव फाउंड द आंसर कृष्णा, कौन गया, कृष्णा गया। अगेन इन द थर्ड एग्जाम्पल द बाजार इज़ फुल ऑफ पीपल, कि लोगों से भरा हुआ है। आपने क्वेश्चन किया व्हाट से, व्हाट इज़ फुल, कौन भरा हुआ है या फिर क्या भरा हुआ है, तो क्या भरा हुआ है, द बाज़ार या मार्केट। तो अगेन सेकंड यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आप हु से क्वेश्चन करके भी नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का पता कर सकते हैं, और सेकंड आप व्हाट से अगर कर रहे हैं क्वेश्चन तो भी आपको नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का पता चल जाएगा। अगेन देखते हैं हम, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो थीफ को किसने अरेस्ट किया, अगेन हु से क्वेश्चन किया जा रहा है, हु अरेस्टेड, किसने पकड़ा, किसने अरेस्ट किया, आपको क्वेश्चन मिल गया द पुलिस। ही बॉट अ क्वार्ट्ज वॉच, उसने एक क्वार्ट्ज की वॉच खरीदी। अगेन आपने हु से क्वेश्चन किया, किसने खरीदी, आपको आंसर मिल गया ही ने, यानी उसने खरीदी। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज द पॉट वॉज ब्रोकन बाई हरी, तो आपने अगेन क्वेश्चन किया व्हाट से, व्हाट वॉज ब्रोकन, क्या टूटा, आपको आंसर मिल गया द पॉट। तो जब आपको नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस में, तो उसकी दो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। पहली कि आप ये पता करें कि जो मेन वर्ब है इन सब में मेन वर्ब से ठीक पहले जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है द ब्राह्मण, क्योंकि मेन वर्ब से बिल्कुल पास में है तो वो सब्जेक्ट होगा। सेकंड में वेंट मेन वर्ब है और इसके बिल्कुल पास में कृष्णा लिखा हुआ है, दैट इज़ कि कृष्णा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सेकंड है इज़, यहाँ पर मेन वर्ब है और उसके तुरंत पहले जो भी वर्ड लिखा हुआ है यानी कि द बाज़ार, ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है या फिर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में अरेस्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है और इससे ठीक पहले जो वर्ड लिखा हुआ है वो है द पुलिस, यानी कि द पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट या फिर नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट सेंटेंस में बॉट यहाँ पर मेन वर्ब है और उससे ठीक पहले प्रोनाउन लिखा हुआ है ही, यानी कि ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में वॉज ब्रोकन यहाँ पर मेन वर्ब है और उससे ठीक पहले द पॉट लिखा हुआ है। तो पहला
तो पहचानने का तरीका ये है कि आप मेन वर्ब को फाइंड आउट करें, उससे ठीक पहले का जो वर्ड है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नॉमिनेटिव केस में नाउन यूज़ हुआ है या फिर वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है, दोनों एक ही बात हैं। या फिर आप क्वेश्चन करें उससे हु से या फिर व्हाट से, यानी आप इन दोनों से जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस मिल जाता है। अब क्योंकि पहले हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब सेंटेंस का जो दूसरा पहलू होता है वो होता है ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस। सो लेट्स सी, टॉम हिट जॉन। अब देखिए नाउन दोनों यहाँ पर सेम है। इससे पहले नॉमिनेटिव केस में सेंटेंस था जॉन हिट टॉम, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हम जॉन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो और अब हमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो अब ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा नाउन है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस को उल्टा लिखा गया है कि टॉम हिट जॉन, यानी टॉम जॉन को मारता है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द नाउन जॉन विद द वर्ब हिट। अब क्योंकि यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले जो वर्ड आ रहा था या जो नाउन आ रहा था उसको आपने सब्जेक्ट डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया है, तो अब मेन वर्ब के बाद में भी एक नाउन है। तो अब जो बाद में जो वर्ड लिखा हुआ है आप उसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे, यानी वर्ब तो सेम है। पहले वाले सेंटेंस में जहाँ पे आपने नॉमिनेटिव केस सीखा है वहाँ पे भी वर्ब हिट थी और यहाँ पे भी वर्ब हिट है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सब्जेक्टिव केस में हिट वर्ब से पहले जो नाउन आ रहा था वो कुछ और था, और हिट वर्ब के बाद अब जो नाउन आ रहा है वो कुछ और है, यानी कि दोनों में चेंजेस हैं। एक जैसा दिख बेशक रहा है लेकिन चेंजेस हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जॉन का वर्ब जो हिट है उससे क्या रिलेशन है। तो आपको अगली लाइन में आंसर मिल जाएगा, द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट। क्योंकि हिट वर्ब के बाद में जॉन लिखा गया है इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इससे पहले सेंटेंस में जॉन को टॉम की जगह लिखा गया था और ये हिट मेन वर्ब से पहले था, इसीलिए ये सब्जेक्ट था। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्टिव केस में इस एग्जांपल की बात करें तो टॉम यहाँ पर सब्जेक्ट है और जॉन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। When the noun John stands as the object of a verb, it is said to be in the objective case। अब क्योंकि जॉन को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया है, ये हिट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जॉन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं, एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। यानी वो नाउन या फिर प्रोनाउन जिसको किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट की जगह लिखा गया है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको देखते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब यहाँ पर आप पहला तो बेसिक जो लॉजिक है वो यही है कि आप मेन वर्ब को फाइंड आउट करें और उसके बाद में जो नाउन आ रहा है उसको आप ऑब्जेक्ट माने। लेकिन दूसरी ट्रिक जिस तरह से नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट करने की थी, सेम एज इट इज़ ऑब्जेक्टिव केस को भी फाइंड आउट करने की है कि आप उसमें whom या what से क्वेश्चन करें। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो आपने क्वेश्चन किया whom से। whom मीन्स किसको। पहले आपने क्वेश्चन किया था who। अगर हम who से क्वेश्चन करते हैं तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो थीफ को who से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो पुलिस थीफ को किसने अरेस्ट किया, तो आपको आंसर क्या मिल रहा था, पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन ये कौन सा केस था, ये सब्जेक्टिव केस था या नॉमिनेटिव केस था, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा whom से। whom को हिंदी में कहेंगे किसको या किसे। तो द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यानी पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, आपको आंसर क्या मिला, थीफ को अरेस्ट किया। यानी थीफ यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही बॉट अ डिजिटल वॉच। आपने वॉट से आपकी क्वेश्चन किया, whom से क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि थीफ जो है वो लिविंग थिंग है,
लेकिन वॉच यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने वॉट से क्वेश्चन किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब हमको whom से क्वेश्चन करना है और कब हमको वॉट से क्वेश्चन करना है, तो आप ये याद रखिए कि जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है वहाँ पर आपको वॉट से क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जहाँ पर लिविंग थिंग है वहाँ पर आपको whom से या फिर who से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ही बॉट अ डिजिटल वॉच, तो उसने क्या खरीदा? वॉट से आपने क्वेश्चन किया, आपको आंसर क्या मिल गया? वॉच खरीदा। सेम एज इट इज़ आपने क्वेश्चन किया, हरी स्ट्रक रामा। स्ट्रक मीन्स होता है हिट या मारना। हरी स्ट्रक रामा, हरी ने किसको मारा? आपने, क्योंकि राम यहाँ पर देखिए लिविंग थिंग है, तो आपने क्वेश्चन किससे किया? whom से। whom डिड हरी स्ट्रक, किसको हरी ने मारा? किसको मारा? रामा को मारा। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही टीचेज मी, वो मुझे पढ़ाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर वो किसको पढ़ाते हैं? मी यहाँ पर लिविंग थिंग है, तो आपने किससे क्वेश्चन किया? whom से क्वेश्चन किया। तो whom डज ही टीच, वो किसको वो पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? मी, मुझे पढ़ाते हैं। एंड द लास्ट वन इज ही थ्रू अ स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका। अब देखिए स्टोन यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, तो आपने वॉट से क्वेश्चन कर दिया। क्या उसने क्या फेंका? क्या फेंका? यू हैव फाइंड द आंसर अ स्टोन, एक पत्थर फेंका। तो इस तरह से आप नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को किसी भी सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, एंड द रेस्ट वन इज़ लेफ्ट फॉर योर होमवर्क। In the first exercise, the question says, in each of the following sentence underline the noun in the nominative case, यानी आपको उन नाउन को अंडरलाइन करना है लाइक दिस जो नॉमिनेटिव केस में हो। जैसे फर्स्ट टू मैं करवा रहा हूँ, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। एक फुलिश जो ओल्ड क्रो है वो गाना गाने की कोशिश कर रहा था। अब क्योंकि नॉमिनेटिव केस आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पहली दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट कि आपको मेन वर्ब फाइंड आउट करना है। मेन वर्ब इसमें क्या है? ट्राइड। ट्राइड मीन्स कोशिश कर रहा था या कोशिश की उसने। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड ट्रिक आपकी ये थी कि आपको हु से क्वेश्चन करना है या फिर व्हाट से क्वेश्चन करना है। हु से क्वेश्चन आप उन चीज़ों के लिए करेंगे जो लिविंग थिंग है, और व्हाट से क्वेश्चन आप उन चीज़ों के लिए करेंगे जो नॉन लिविंग थिंग है। सो यहाँ पर देखते हैं कि मेन वर्ब ट्राइड है, इससे पहले जो वर्ड है यानी द फुलिश ओल्ड क्रो, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं मेन वर्ब वाली ट्रिक से, तो हम क्वेश्चन करेंगे किससे? हु से। हु से ही क्वेश्चन क्यों करेंगे? क्योंकि क्रो जो है वो लिविंग थिंग है। तो द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, तो अब आपने क्वेश्चन किया हु, तो इसमें क्वेश्चन बन जाएगा हु डिड ट्राई टू सिंग, कौन गाने की कोशिश कर रहा था? तो आपको आंसर मिल गया द फुलिश ओल्ड क्रो। अब यहाँ पर ये मेंशन करने वाली बात है कि नॉमिनेटिव केस में आपको सिर्फ क्रो या सिर्फ ओल्ड क्रो नहीं लेना है, आपको पूरा का पूरा ये सेंटेंस लेना है जो कि मेन वर्ब से पहले लिखा हुआ है, चाहे उसमें एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, चाहे उसमें एडवर्ब जुड़ा हुआ है, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन है। आपको ये नहीं देखना है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेन वर्ब से पहले जितना भी वो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सारा का सारा नॉमिनेटिव केस में आएगा। जैसे कि यहाँ पर है, ये देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस ही है। लेट्स सी इन द सेकेंड सेंटेंस, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद है या कुछ बिल्लियाँ ठंडा पानी पसंद करती हैं। अगेन हम ट्रिक से करते हैं। फर्स्ट जो बेसिक लॉजिक है कि आपको मेन वर्ब फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज़ द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। लाइक यहाँ पर मेन वर्ब है, तो लाइक से पहले जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो गया, यानी फ्यू कैट्स। फ्यू कैट्स यहाँ पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। सेकेंड ट्रिक से अगर हम क्वेश्चन से करते हैं तो हमने ये देखा कि कैट्स यहाँ पर क्या है? लिविंग थिंग है, तो हमने हु से क्वेश्चन किया। हु से जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हु
हु डू लाइक कोल्ड वाटर, किसको ठंडा पानी पसंद है, किसको पसंद है, फ्यू कैट्स यानी कुछ बिल्लियों को ठंडा पानी पसंद है। सो हियर आई थिंक आपको नॉमिनेटिव केस फाइंड आउट करना आ गया होगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ फॉर योर होमवर्क, सो डू ऑल ऑफ दीज इन योर ओन। सेकेंड एक्सरसाइज में कहा गया है अंडरलाइन द नाउन्स इन द ऑब्जेक्टिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इन सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्टिव केस में जो भी नाउन दिए हुए हैं उनको अंडरलाइन करना है। सो लेट्स सी द कपल ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है पुतली फाउंड अ रिंग। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में बात कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में आपको ये बताया गया था कि आपको दोबारा से मेन वर्ब फाइंड आउट करनी है और मेन वर्ब के बाद वाला जो वर्ड है, जो नाउन है, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। यानी यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, फाउंड, और फाउंड के बाद जो भी लिखा हुआ है जो वर्ड, वो ऑब्जेक्टिव केस है, यानी अ रिंग। ये तो फर्स्ट लॉजिक है। सेकंड जो ट्रिकी है वो है कि आपको क्वेश्चन करना है हुम से और व्हाट से। हुम से आप क्वेश्चन कब करेंगे, हुम से आप क्वेश्चन जब करेंगे जब वो चीज़ लिविंग थिंग हो, और व्हाट से क्वेश्चन आप जब करेंगे जब वो चीज़ नॉन लिविंग थिंग हो। सो हम चेक करके देखते हैं। पुतली फाउंड अ रिंग। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन अगर किया हुम से, तो हुम से क्वेश्चन आप जब करेंगे जब लिविंग थिंग हो। यहाँ पर लिविंग थिंग क्या है, पुतली, लेकिन पुतली क्योंकि पहले आ रहा है इसका मतलब कि ये सब्जेक्टिव केस है, हमको तो ऑब्जेक्टिव केस देखना है। तो हमने देखा कि अ रिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। अ रिंग इन दोनों में से किस कैटेगरी में आ रहा है, नो डाउट कि ये नॉन लिविंग थिंग है, यानी व्हाट से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डिड पुतली फाइंड, पुतली को क्या मिला या पुतली ने क्या पाया। तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा अ रिंग, यानी अ रिंग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस। द मोंगूज ईट्स स्नेक्स। नेवला सांप खाता है। अब देखिए यहाँ पर ये दो नाउन आपको मिल गए हैं, द मोंगूज और स्नेक्स, दोनों ही लिविंग थिंग है, यानी आपको श्योर हो जाना चाहिए कि आपको हुम से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा हुम डू द मोंगूज ईट, यानी मोंगूज क्या खाता है या मोंगूज किसको खाता है, किसको खाता है, स्नेक्स को खाता है। तो सेकेंड ट्रिक तो ये थी, और बेसिक जो लॉजिक है वो ये है कि आप फाइंड आउट कर लें मेन वर्ब। यहाँ पर मेन वर्ब है ईट्स, और उसके तुरंत बाद जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस, यानी स्नेक्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हैं। रेस्ट ऑल द सेंटेंसेस इज़ फॉर योर होमवर्क। So here we finish the first part of this chapter. In the next video we will discuss about the rest of the chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye.